आप अपने दोस्त चुन सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कई साल पहले कही थी और आज भी ये सच है। अच्छे पड़ोसी खेल में चीट कोड की तरह होते हैं। वे आपके जीवन को बहुत आसान बनाते हैं। सीमा पर कोई चिंता नहीं, भरपूर व्यापार और एक मित्र जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से भारत के पास वे चीट कोड नहीं है। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की, जो कि अब पहले जैसे दोस्त नहीं रहे। कुछ तो पहले से ही नहीं थे, लेकिन जो हमारे करीबी थे वो अब हमसे दूर होते जा रहे हैं। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और भारत इससे कैसे निपटेगा। नमस्कार, मैं अमित राज। चलिए एक मानचित्र देखते हैं। ये भारत का पड़ोस है। पहला अफगानिस्तान, जहां कट्टरपंथी इस्लामिक तालिबान का शासन है। उनका भारत विरोधी लोगों का समर्थन करने का इतिहास रहा है। फिर हमारे पास पाकिस्तान है, मूलतः परमाणु हथियारों वाला पाकिस्तान। यह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। पाकिस्तान के एक भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। दक्षिण में आपके पास श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया घोषित हो गया। तस्वीरें काफी हद तक बांग्लादेश से मिलती जुलती थी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया, इसलिए शासक को भागना पड़ा। मालदीव भारत का सहयोगी हुआ करता था, लेकिन नए राष्ट्रपति सख्त रुख अपना रहे हैं। उनके अभियान का नारा था इंडिया आउट। फिर आपके पास नेपाल है। उनके प्रधानमंत्री अभी केपी शर्मा ही हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हो सकता है जब आप ये एपिसोड देख रहे हो तो वहां के प्रधानमंत्री बदल चुके हों। नेपाल में 16 वर्षों में 14 सरकारें बनी हैं। ये इतना बुरा है कि वहां के कुछ लोग राजशाही को बहाल करना चाहते हैं। उत्तर की ओर आगे चीन है, एक विस्तारवादी अलोकतांत्रिक बदमाश। जी बदमाश, एक ऐसा देश जो भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चलिए अब भूटान चलते हैं। वहां घरेलू राजनीति काफी स्थिर है, लेकिन भूटान चीन के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है। एक ऐसा समझौता जिसे लेकर भारत चिंतित है। फिर म्यांमार है। वहां सेना का दबदबा है, अधिकांश राजनेता सलाखों के पीछे हैं और गृह युद्ध जारी है। बात करें बांग्लादेश की, तो वास्तव में भारत का आखिरी विश्वसनीय सहयोगी था, जिस पर नई दिल्ली भरोसा कर सकती थी। लेकिन शेख हसीना के चले जाने के बाद ऐसा भी नहीं रहा। अब इस मानचित्र पर अंतिम नजर डालें। क्या देखते हैं आप? बहुत अशांत पड़ोस। आपके पास इस्लामी कट्टरपंथी हैं, आपके पास सैन्य राज हैं, आपकी अर्थव्यवस्थाएं दिवालिया हो गई हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण आपके देश डूब रहे हैं, और बीच में भारत अंतिम व्यक्ति की तरह खड़ा है। लेकिन इस अशांत पड़ोस का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटे तौर पर 3 तरह से। एक, आपको हर समय सतर्क रहना पड़ेगा। बांग्लादेश की सीमा को ही देख लीजिए। सारी हिंसा बांग्लादेश के अंदर हो रही है, फिर भी भारतीय सेना बल अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ भी ऐसा ही है। भारत शांति बनाए रखने के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता, जिसका अर्थ है अधिक सेना की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमा पर अधिक बुनियादी ढांचा। और दूसरी बात, वो भारत के प्रतिद्वंदियों को पैठ बनाने का मौका देता है। यहां हम चीन के बारे में बात कर रहे हैं। बस पैटर्न देख लीजिए। मालदीव की इंडिया आउट नीति का लाभ किसने उठाया? चीन ने। श्रीलंका के दिवालियापन का फायदा किसने उठाया? चीन ने। फिर चीन और भूटान ने सीमा तय करने की बात कौन कर रहा है? चीन। आप देखिए कि भारत अफगानिस्तान या म्यांमार जैसे अलोकतांत्रिक शासन के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन बीजिंग करेगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत के आसपास बढ़त हासिल कर ली है, जो हमें फाइनल पॉइंट पर लेकर आती है। ये भारत की शांति के वैश्विक एजेंडे को जकड़ देता है। हमने प्रधानमंत्री को इस बारे में बात करते हुए सुना है कि भारत को वो विश्व बंधु यानी दुनिया का मित्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं ना कि दान की शुरुआत अपने घर से होती है। जब आपके घर में ही आग लगी है तो आप दुनिया पर ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? वैश्विक स्तर पर सोचने के लिए आपको क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत सचमुच यहां कोई बदलाव ला सकता है? आखिरकार ये सभी संप्रभु राष्ट्रों की घरेलू समस्याएं हैं। अभी भी गुंजाइश है। आप देख रहे हैं कि क्षेत्र पर भारत का प्रभाव मंडरा रहा है। आइए फिलहाल चीन को एक तरफ रख देते हैं। हर दूसरे भारतीय पड़ोसी के भारत के साथ ऐतिहासिक संबंध हैं। उनमें कुछ भारत से अलग होकर बना गए थे। तो यहाँ भारत के पास 2 विकल्प हैं।
या तो चारों ओर फैली अराजकता को नजरअंदाज करें और आगे बढ़े। मूल रूप से आशा करें कि ये क्षेत्र भारत को नीचे न खींचे या चीजों को सही दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करें। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान जैसे देशों के साथ ये व्यर्थ है, लेकिन अन्य जगहों पर उम्मीद है। इसलिए मुइजू भारत को लेकर गंभीर हैं। वह दिल्ली को मालदीव से बाहर चाहते हैं, लेकिन यहाँ बड़ी समस्या है। ये सिर्फ मालदीव नहीं, ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल और श्रीलंका की तरह अधिकांश दक्षिण एशियाई राजधानियां पुनर्विचार कर रही हैं। अब जाहिर तौर पर इससे सवाल खड़े होते हैं, जैसा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका असर क्या होगा और भारत इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता है। आइए पहले मूल कारण को जान लेते हैं। दक्षिण एशिया मैप पर ऐसा दिखता है। ये 8 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से बना है। दक्षिण एशिया को 8 देश मिलकर बनाते हैं। उनमें से भारत एक विशाल देश है। हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है और शेष दक्षिण एशिया की कुल आबादी 50 करोड़ से कम है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, शेष दक्षिण एशिया की लगभग 1 ट्रिलियन। इस तुलना का मुद्दा बिल्कुल सरल है, आपको यह बताने के लिए कि भारत इस क्षेत्र में इन देशों पर भारी पड़ता है। अब हम भू राजनीति पर आते हैं और हम स्पष्ट कारणों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इससे बाहर रखेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश, क्योंकि ढाका इस क्षेत्र में भारत के सबसे करीबी साझेदारों में से एक है। यह युद्ध के मैदान में बना रिश्ता है, इसलिए भारत बांग्लादेश संबंध एक अपवाद है। आइए बाकियों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि सभी भारत के पारंपरिक सहयोगी रहे हैं, चाहे व्यापार हो या निवेश या आपदा राहत या पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए हो। नई दिल्ली इस क्षेत्र की जमकर सुरक्षा करती है। यह भारत के स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड की तरह रहा है, लेकिन अब यह बदल रहा है। 2020 में नेपाल ने भारत के साथ विवाद शुरू कर दिया। उनके नए नक्शे में भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। श्रीलंका में चीन हर जगह है, सड़कों से लेकर पुलों और बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डे तक। कोलंबो ने पिछले कुछ वर्षों में चीनी जासूसी जहाजों का स्वागत किया है। भूटान में इन्होंने सीमा वार्ता की। उनके तत्कालीन विदेश मंत्री ने पिछले साल चीन का दौरा किया था और उन्होंने वहां भूटान चीन सीमा का जल्द समाधान करने पर सहमति जताई। हालांकि बस एक समस्या है कि भारत उस कमरे में नहीं था। नई दिल्ली परंपरागत रूप से भूटान को ऐसे मामलों पर सलाह देती रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अंत में आपके पास मालदीव हैं। हमने उनकी योजना पर विस्तार से चर्चा की है। ये सिर्फ इंडिया आउट नहीं है, इट्स ऑल्सो चाइना इन। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं, आखिरकार ये सभी स्वतंत्र देश हैं, ये अपनी विदेश नीति स्वयं चुन सकते हैं, तो भारत को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। और इस तरह के तर्क में दम है, क्योंकि कभी कभी बड़ा पड़ोसी बड़ा भाई बन जाता है, जिसका अर्थ है कि भारत कुछ मामलों में बहुत आगे निकल गया है। लेकिन यहाँ कुछ दूसरा पहलू है। नई दिल्ली की रणनीतिक चिंताएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी है चीन। बीजिंग के पास पहले से ही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह है। वे पाकिस्तान के ग्वादर में एक बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं। उनकी नज़र बांग्लादेश पर भी है। संभावना है कि अगला स्थान मालदीव का होगा। अब अगर इन सभी बंदरगाहों पर चीनी युद्धपोत तैनात हो जाएं तो क्या होगा। अगर चीनी सैनिक उनकी रक्षा करें तो क्या होगा। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। नई दिल्ली दुश्मन के युद्धपोतों से घिर सकती है, तो मेरी बात बिल्कुल सरल है। ये दक्षिण एशियाई देशों को शतरंज के मोहरों में बदलने के बारे में नहीं है। ये भारत के अपने हितों की सुरक्षा करने के बारे में है। और ऐसा करने के लिए नई दिल्ली इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है, क्योंकि चीन के पास बहुत बड़ी चेकबुक है। वो किसी भी प्रकार के शासन का समर्थन करेंगे, चाहे सेना का शासन हो, तानाशाह सम्राट हो, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन उनमें से किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है। हालांकि भारत के कुछ सिद्धांत और कुछ रेडलाइंस हैं, हमने इसे अफगानिस्तान और म्यांमार में देखा है। तो ये सब देखते हुए नई दिल्ली क्या कर सकती है। खैर, हार मान लेना भी कोई विकल्प नहीं है। भारत इन सभी देशों के साथ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है, इसलिए उनके साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है। जैसे 2022 में श्रीलंका में जब संकट आया तो भारत ही बचाव में आया, या नेपाल में 2015 में भूकंप के दौरान, या मालदीव में 2014 के जल संकट के दौरान भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और रहना भी चाहिए। इससे काफ़ी सद्भावना पैदा होती है। ये इन देशों को स्थिर भी रखता है।
आखिरी चीज जो वो चाहते हैं वह है कि पड़ोस में कुछ सामाजिक उथल पुथल जिसका चीन आगे भी फायदा उठा सके। दूसरे, यह क्षति नियंत्रण के बारे में है। भारत की नीति पड़ोस पहले की हो सकती है, दूसरों की शायद नहीं, इसलिए हमें दूसरी सबसे अच्छी चीज पर गौर करने की जरूरत है। यदि भारत प्रथम नहीं है तो उसे अंतिम भी नहीं होना चाहिए। और ईमानदारी से कहें तो सरकार यही करने का प्रयास भी कर रही है। जब मोहम्मद मुइजू चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। सरकार ने चीज़ों को संभाल लिया है। ये सोशल मीडिया ही है जिसने इसे और ज़्यादा बदतर बना दिया है। शायद इन दोनों को अलग करना एक अच्छा विचार है, क्योंकि सोशल मीडिया सार्वजनिक नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यदि ऐसा हुआ तो अमेरिका फिलिस्तीन समर्थक होगा, ना कि इजराइल समर्थक। इसलिए टेक अवे काफ़ी सरल है, भावनाओं को विदेशी संबंधों से दूर रखें। हमने यूक्रेन और गाजा में यह काम बखूबी किया है। मुख्य बात यह है कि पड़ोस में भी ऐसा ही किया जाए। जैसा कि हमने शुरू में बोला था कि आप अपने दोस्त चुन सकते हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। या फिर मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं। तो भारत का प्रयास अब अपने पड़ोसियों को अपने विशाल आकार और निकटता के कारण नाराजगी का स्वाभाविक चुंबक बनने के बजाय मित्रों में बदलना चाहिए। आप सबकी क्या राय है? अपने विचार हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।